नमस्कार। मैं अशोक कुमार पांडे और आपका स्वागत है एक बार फिर से टीसीएच पर। हाजिर हूं मैं इजराइल फ़लस्तीन की अपडेट्स लेकर। कल ही वीडियो में शाम को लेकर आया था जब मैंने बताया था डिटेल में कि सीज़ फायर हो गया है और सीज़ फायर होने के बाद उम्मीद ये है कि इजराइल हमले बंद कर देगा, क्योंकि इस बार ऐसा लग रहा है कि ये बाइंडिंग है। यह भी मैंने आपको बताया था कि अमेरिका ने एब्सटेन किया था और बहाना बनाया था कि इसमें हमास की लानत मलामत नहीं की गई है, इसलिए हम एब्सटेन कर रहे हैं। लेकिन अमेरिका एक ऐसा मुल्क है जिसके ऊपर कम से कम मैं कभी भरोसा नहीं करता हूं। इधर सीज फायर का प्रपोजल आया, सीज फायर का प्रपोजल पास हुआ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। गुटेरेस साहब जो यूएन के चीफ हैं, उनके बयानात आए कि अगर इजराइल इसको नहीं मानता है तो भारी परिणाम भुगतने पड़ेंगे। और दूसरी तरफ किर्बी, जो कल तक दूसरे मुंह से बात कर रहे थे, आज ये बयान दे रहे हैं कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का ये जो प्रपोजल पास हुआ है, ये जो प्रस्ताव पास हुआ है, वो इजराइल के ऊपर बाइंडिंग नहीं है। यानी इजराइल चाहे तो उसे माने, चाहे तो नहीं माने। फिर यूएन की नौटंकी आप क्यों कर रहे हैं? बंद कर दीजिए यूएन, वहां पर एक अच्छा सा पार्क बना दीजिए ताकि लोग जाके घूमें फिरें, एंजॉय करें। ऐसा यूनाइटेड नेशन होने से क्या फायदा है जिस यूनाइटेड नेशन की सबसे बड़ी जो एजेंसी है सिक्योरिटी काउंसिल, उसमें प्रस्ताव पास होने के बाद अमेरिका यह कह रहा है कि यह बाइंडिंग नहीं है। और इसका असर भी दिख रहा है। इजराइल ने अपना जो काम है, अपना जो कारनामा है, वो कहीं से बंद नहीं किया है। कल रात को भी खबर आई कि बमबारी की गई, एक और हॉस्पिटल को ब्लॉक कर दिया गया, वगैरह वगैरह। ये सारी खबरें लगातार आ रही हैं। उधर हमास के साथ जो बातचीत चल रही थी, हमास ने कह दिया कि आप जो प्रपोजल लेके आए हैं वो हमें मंजूर नहीं है, क्योंकि मैं कई बार आपको बता चुका हूं कि इजराइल ये तो चाहता है कि उसके अगवा किए हुए लोग वापस मिल जाएं, लेकिन यह नहीं चाहता है कि परमानेंट सीज फायर हो या गजा से उसको अपनी आर्मी हटानी पड़े। और मजेदार बात यह है कि अमेरिका की जो मैडम है यूएन में रिप्रेजेंटेटिव, उनका भी बयान आया कि एक भी अगर अगवा किया हुआ आदमी हमास छोड़ना शुरू कर दे तब यह प्रस्ताव लागू होगा। जबकि प्रस्ताव साफ साफ आप देख सकते हैं, उसमें कहीं अगवा किए हुए लोगों को छोड़ने की शर्त नहीं थी, उस पर अलग से बातचीत चल रही है। अब इनके कहने का मतलब यह है कि पहले हमास अपने अगवा किए हुए लोगों को छोड़ दे, उसके बाद इजराइल जो है वो सीज फायर का प्रस्ताव मानेगा। यानी एक तरफ वो छुड़ा भी लेगा और कल को कह देगा हम इसके बावजूद मानने को तैयार नहीं है, तो दुनिया की कौन सी संस्था उसको रोकने जाएगी? अमेरिका तो आप जानते हैं जो कर रहा है, जो करता है, वो आप जानते हैं। हालत यह है कि यूनाइटेड नेशंस में ह्यूमन राइट्स की एक रिपोर्टर है फ्रांसेस्का एल्बानेस, फलस्तीन के मामले वो देख रही हैं। उन्होंने बाकायदा कल बयान दिया कि जो कुछ हो रहा है, इजराइल जो कुछ वहां पर कर रहा है, वो जेनोसाइड है। पता नहीं कितने सारे यूनाइटेड नेशंस के लोग वहां पर ये बात कह चुके हैं। खुद यूनाइटेड नेशंस के चीफ वहां गए हैं और उन्होंने ये बात कही है। मैंने कल आपको बताया था कि वहां पर जो इमदाद है वो लोगों तक इजराइल पहुंचने नहीं दे रहा। ये सारी बातें अलग अलग जगहों से आ चुकी हैं, लेकिन अमेरिका के पास शायद पत्थर की आंख है, अमेरिका के पास शायद पत्थर का दिल है, उसको कुछ दिखाई नहीं देता, उसको कुछ सुनाई नहीं देता जब इजराइल का मामला हो। और चलिए, अमेरिका तो जो है वो है। जो एक बड़ा खुलासा आज मैं लेकर आया हूं जो बिल्कुल दिमाग की नसें हिला देता है, जो आपको यह बताता है कि किस हद तक कोई गिर सकता है, वो है टर्की का। आर्दोगन के बयानात आपने बहुत देखे हैं, बहुत सारे बयानात आते रहते हैं आर्दोगन के इजराइल के खिलाफ, कभी ये कभी वो। फलस्तीनियों के लिए बड़ी बड़ी बातें करने में आर्दोगन का सानी कोई नहीं है। लेकिन उसी आर्दोगन सरकार की स्टैटिस्टिक्स की आंकड़ों की जो रिपोर्ट आई है, वो रिपोर्ट ये बताती है कि पिछले 4 महीनों में आर्दोगन लगातार इजराइल की मदद कर रहा है, लगातार उसको हथियार बेच रहा है। बाकी सब तो छोड़ दीजिए, हथियार भी बेच रहा है आर्दोगन। इसके पहले मैं बता चुका हूं कि अनाज और दूसरी चीजें इजराइल तक पहुंचाने में मदद कर रहा है आर्दोगन। यानी एक मुंह से पब्लिक में आके बयान दीजिए आप कि इजराइल गलत कर रहा है, फलस्तीनियों के साथ गलत हो रहा है, जेनोसाइड हो रहा है, फला हो रहा है, ढिमका हो रहा है, और अंदर अंदर उसको अनाज भी बेचिए और हथियार भी बेचिए। शर्म आनी चाहिए ऐसे मुल्क को, शर्म आनी चाहिए ऐसे आर्दोगन को, और खुद को अरब कहना कम से कम बंद कर देना चाहिए अगर और कुछ नहीं कर सकता है। और सिर्फ आर्दोगन का मामला नहीं है, सऊदी अरबिया लगातार हेल्प कर रहा है यमन में अमेरिका और इजराइल का। हूतीज के खिलाफ आप जानते हैं लंबी लड़ाई चली है सऊदी अरबिया और हूतीज के अंदर,
और उसके चलते आज भी मदद कर रहा है। मैं आपको बता चुका हूं, वो विजुअल्स दिखा चुका हूं कि किस तरह से जहाज जब रोकी गई है, रेड सी में उसने हमले जारी रखे हैं, तो जमीन के रास्ते से सामान जो है वो इजराइल पहुंचाने में वो मदद कर रहा है। और इसके अलावा भी दूसरी मदद वो लगातार कर रहा है यमन के खिलाफ, सीरिया के खिलाफ और कुल मिलाजुला के आप कह सकते हैं फलस्तीन के खिलाफ भी। जेनेवा में इनकी एक मीटिंग थी स्विट्जरलैंड में, वहां एक शेख ने खड़े होकर सवाल पूछा कि कैसे अरब हैं आप कि अपने ही भाइयों की हत्या में भागीदार बने हुए हैं। इजराइल और अमेरिका की ये हालत मैंने सिर्फ दो मुल्कों की बताई, टर्की की और सऊदी अरबिया की। तीसरे मुल्क की कहानी सुन लीजिए, जॉर्डन की। जॉर्डन के किंग और क्वीन के बारे में मैं बता चुका हूं कि उनकी जो क्वीन है वो पैलेस्टीनियन है और जॉर्डन में फलस्तीन का समर्थन करने पर रोक लगी हुई है। लेकिन कल जॉर्डन की सड़क पर ढेर सारी महिलाएं उतरी, औरतें उतरी और उन्होंने जॉर्डन के किंग से सवाल पूछा कि फलस्तीन में लोग मर रहे हैं और तुम यहां खामोश बैठे हुए अमेरिका और इजराइल के दोस्त बने हुए हो। तो इन हालात में सीज फायर कैसे लागू होगा, आप खुद सोच के देखिए। इजराइल अच्छी तरह से जानता है कि बातें कोई कितनी भी करे, अमेरिका भी फाइनली उसी की मदद करेगा। और उससे भी बड़ी बात कि आसपास के जो अरब मुल्क हैं वो भी मदद करेंगे, ये जानते हुए कि इजराइल का जो शैतानी प्लान है वो सिर्फ फलस्तीन तक महदूद नहीं है। वो जॉर्डन के एक हिस्से पर भी कब्जा करना चाहता है, वो यमन के एक हिस्से पर भी कब्जा करना चाहता है, वो लेबनान के भी एक हिस्से पर कब्जा करना चाहता है। और इस तरह से अगर उसका कब्जा बढ़ता रहा तो एक दिन आधे अरब पे इजराइल का कब्जा हो जाएगा और ये जितने शाह शहनशाह हैं ये अपने मुल्कों से भाग भाग के जाके अमेरिका में बड़ी बड़ी कोठियां बनाकर चुपचाप पड़े रहेंगे। जो झेलना है वो अवाम झेलेगी। ये बादशाह अभी भी अय्याशी कर रहे हैं और तब भी अय्याशी करते रहेंगे। और दूसरा संगठन आईएसआईएस, जिसके बारे में मैं पहले भी बहुत बता चुका हूं, अभी एक नई खबर जान लीजिए। सीरिया में अमेरिका ने अपना एक मिलिटेंट्स का अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया हुआ, अपनी मिलिशिया बनाई हुई, जो सेना नहीं है लेकिन मिलिशिया है जो अमेरिका का काम करती है। उस मिलिशिया का हेड जिसको बनाया गया है वो पहले आईएसआईएस का चीफ था। यानी सीरिया में तबाही करने के लिए अमेरिका ने जो मिलिशिया बनाई है, इस्लामिक स्टेट का चीफ उसका चीफ बना है। अब हमारे यहां इंडिया में बहुत सारे टीवी चैनल्स और बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स, जो पढ़े लिखे लोगों का यूट्यूब चैनल है, शायद उस इलाके के इतिहास से ठीक से वाकिफ नहीं है। कल भी किसी ने कमेंट हमारे यहां किया था, जो लगातार आईएसआईएस का नाम ले रहे हैं और तमाम सारी बातें कर रहे हैं। सोच के देखिए कि अमेरिका सीरिया में अपनी मिलिशिया का हेड बनाता है आईएसआईएस के एक्स चीफ को। इसके अलावा भी 50 सबूत मैं दे चुका हूं कि कैसे आईएसआईएस अमेरिका और इजराइल के इशारे पर काम करता है। रशिया में जो हमला हुआ उस पर कहा गया कि रशिया मस्जिदों को गिरा रहा है, इसलिए वहां पर हमने रशिया पर हमला किया। इजराइल जो रोज नई नई मस्जिदों को गिरा रहा है, जो तबाह कर दिया है, गजा के अंदर शायद ही कोई मस्जिद अब साबुत बची हुई है, अल अक्सा पे कब्जा करने की बात करता है। अल अक्सा में जो लोग नमाज पढ़ने जाते हैं उनको रोकने की कोशिश करता है। वो इजराइल आईएसआईएस को दिखाई नहीं देता। वहां पर जो मुसलमानों के साथ तबाही हो रही है, कुरान फाड़ी जा रही है, मस्जिद तबाह किए जा रहे हैं, तब आईएसआईएस के अंदर का मुसलमान नहीं जगता। तो यह आईएसआईएस क्या है आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। और मैं बहुत साफ लफ्जों में बार बार बता रहा हूं कि अगर फलस्तीन को सिर्फ मुसलमानों का मसला समझेंगे तो हमेशा निराश होंगे। अगर आप यह समझेंगे कि फलस्तीन सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का मसला है तो आपके कभी समझ में नहीं आने वाला। आप कभी नहीं समझ पाएंगे कि फलस्तीन के अंदर चर्च क्यों तोड़े गए। आप कभी नहीं समझ पाएंगे कि फलस्तीन के अंदर और इजराइल के अंदर भी जो तोरा जुडाइज्म को मानने वाले लोग हैं वो लगातार इजराइल की मुखालिफत क्यों कर रहे हैं, जबकि वो तो यहूदी हैं। ये मामला सीधे सीधे कब्जा करने वाले का और कब्जा होने वाले का है। यह जालिम और मजलूम के बीच का मामला है। यह मामला यह है कि कैसे 1948 से धीरे 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 पूरे फलस्तीन को इजराइल ने कब्जा कर लिया। अरब मुल्क चुपचाप बैठकर देखते रहे और अमेरिका और इंग्लैंड इसको शह देते रहे। ये मसला ये समझने का है कि कैसे एक गरीब मुल्क के ऊपर अमेरिका और ब्रिटेन की मदद से इजराइल नाम का एक मुल्क थोप दिया गया जो मुल्क है ही नहीं।
अगर आप इस तरह से नहीं समझ पाएंगे, अगर इसको हक की बात की तरह से नहीं समझेंगे, अगर आपको इसको ऐसे नहीं समझेंगे कि ये फलस्तीनियों का हक व हुकूक छीन लेने का मामला है, जिसमें ईसाई भी शामिल थे, जिसमें यहूदी भी शामिल थे, जिसमें मुसलमान अरब भी शामिल थे, ऐसा था फलस्तीन जिस पर धीरे धीरे कब्जा करके पूरी तरह से उसको खत्म कर दिया गया। एक पूरी आइडियोलॉजी है, एक पूरी विचारधारा है ज़ायोनिज्म, जो कहती है फलस्तीन एग्जिस्ट ही नहीं करता। ओरित स्ट्रूक नाम की महिला हैं, जो वहां के नेशनल मिशन मिनिस्टर हैं, वहां के इजराइल की कैबिनेट मिनिस्टर समझिए, इंडिया में जिसको कैबिनेट मिनिस्टर कहा जाता है। उनका बयान देखिए स्क्रीन पर, वो क्या कह रही हैं। फलस्तीन नाम की कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती है। देयर इज नो पैलेस्टाइन, कोई फलस्तीन है ही नहीं। ये जो आइडियोलॉजी है, जो वहां के लोगों के वजूद को ही स्वीकार करने से मना करती है, इस आइडियोलॉजी का खेल है फलस्तीन इजराइल का सारा तमाशा। ये वो आइडियोलॉजी है जिसमें वहां के नेसेट का, यानी वहां के संसद का एक मेंबर कहता है कि रमजान के वक्त वहां के लोग बहुत कमजोर होते हैं क्योंकि दिन भर खाना नहीं खाते हैं। ये वक्त सबसे सही है वहां लोगों को मार डालने का, वहां पर जंग तेज करने का। ये शैतान का मामला है, ये शैतान बनाम इंसान का मामला है। ये एक ऐसी हुकूमत का मामला है जिसके दिल में सामने वाले के लिए ना कोई दर्द है, ना कोई मोहब्बत है, ना ही कोई किसी भी तरह का कोई भाव है। अगर आप ये नहीं समझेंगे तो आपको कभी समझ में नहीं आएगा। आप सोचिए क्या हाल हो गया है वहां बच्चों का। 2 रोटी के लिए, जरा से खाने के लिए भटक रहे हैं, बच्चे यतीम हो गए हैं, उनके हाथ पांव कट गए हैं, किसी का कुछ किसी का कुछ। ऐसी ऐसी तस्वीरें आई हैं, भूख से उनका बुरा हाल हो गया, जो तस्वीरें मैं यहां पर दिखा भी नहीं सकता, वरना मेरा वीडियो पता नहीं क्या किया जाएगा उसके साथ। और ये सारी चीजें सबको दिखाई देती हैं, लेकिन इजराइल और उसके चाहने वालों को दिखाई नहीं देती। वो अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। जिन बच्चों की तस्वीरें देखकर आपकी आंखें भर जाएंगी, उन बच्चों की तस्वीरों से उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि उनकी जेबें पैसों से भर दी गई हैं, उनके दिमाग में जहर भरा हुआ है और वो इंसान रह ही नहीं गए। आप सोचिए, आर्मी के लोग हैं ये, आईओएफ, आईडीएफ, जो भी आप कहना चाहें, इजरायली डिफेंस फोर्स, इजरायली ऑक्यूपेशन फोर्स, जो भी आप कहना चाहें। इनकी आप तस्वीरें देखिए। जो वहां की महिलाएं हैं जिनका घर लूटा है इन्होंने, उनके अंडरगारमेंट्स पहनकर ये जो हैं तमाशा कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। ये आपको कहीं से किसी शरीफ मुल्क के सैनिक लगते हैं? आर्मी के लोग ऐसे ही होते हैं। हमारे मुल्क में भी आर्मी है, दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में भी आर्मी है। कभी आपने आर्मी की ऐसी तस्वीरें देखी हैं कि जिन घरों को तोड़ा फोड़ा गया है, जिन घरों पे बम बरसाया गया है, उन घरों को लूटा जाए, उसके गहने चुरा लिए जाएं, पैसे चुरा लिया जाए, और वहां की महिलाओं के अंडरगारमेंट पहन के फोटो खिंचाई जाए और अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे लगाई जाए? ये सारी फोटो देखकर आपको शर्म आएगी, लेकिन इन आर्मी वालों को, ये आर्मी वाले जो इजराइल के हैं, उनको इस पर गरूर है। ये दिमागी तौर पर बीमार लोगों का एक देश बन गया है इजराइल। एक ऐसा देश बन गया है जिसमें सिर्फ और सिर्फ नफरत है, जहां के आर्मी के लोग कोई जंग लड़ने नहीं जाते हैं, वो सिर्फ तबाही करने जाते हैं। और वो ऐसा इसलिए कर पाते हैं कि अमेरिका और जर्मनी तो है ही, टर्की जैसे देश, सऊदी अरबिया जैसे अरब देश भी उनकी लगातार मदद करते हैं। वो जानते हैं कि हमारे खिलाफ कोई लड़ने वाला नहीं है। यही लोग जब फंस जाते हैं, जब हमास से सीधी लड़ाइयों में फंस जाते हैं, तो मारे भी जा रहे हैं, पकड़े भी जा रहे हैं। फिर जिस तरह की तस्वीरें आती हैं वो मैं आपको बार बार दिखा चुका हूं। और अपने आप को पाक साफ बताने के लिए, अपने आप को विक्टिम बताने के लिए इजराइल हजार खेल खेलता है। आपको याद होगा 7 अक्टूबर को जब हमला हुआ था, उसके तुरंत बाद शुरू हुआ कि छोटे छोटे बच्चों को जला दिया गया। अमेरिका के राष्ट्रपति तक ने बयान दे दिया। जब पूछा गया कि आपके पास सबूत है, तो उन्होंने कहा हमारे पास कोई सबूत नहीं है, जैसा इजराइल की आर्मी ने बताया मैंने वही कह दिया। बाद में जब जांच हुई तो मालूम हुआ कि किसी बच्चे को जलाया नहीं गया था, वो बेकार की और गलत खबर थी, मार फोटोग्राफ लगाए गए थे। ऐसे ही मामला हुआ कि इजराइल की औरतों के साथ जिना हुआ है। अब खबर यह आ रही है कि जो आदमी, जो वकील इसके पीछे था, एलकायम लेवी उसका नाम बताया जा रहा है, जो वकील उसके पीछे था, उसने इन लोगों से कहा कि तुम बयान दो और ढेर सारा जो इसके चंदा इकट्ठा होगा, ढेर सारी इमदाद इकट्ठा होगी। और लोगों से पैसे लिए गए इनके रिहेबिलिटेशन के नाम पर, इन औरतों के, और वो पैसे खा के वो चंपत हो गया। जबकि इसके उलट
फलस्तीन के अंदर इजराइल के जो आर्मी है, उस आर्मी द्वारा इस तरह की हरकतें किए जाना, औरतों के साथ व्यभिचार किया जाना, औरतों के साथ गलत काम किए जाने के 50 एग्जाम्पल सामने आए हैं, सारी दुनिया के सामने हैं। यूएन में भी उस पर सवाल उठा है, बाकी जगहों पर सवाल उठा है, लेकिन उस पर कहीं ना दुनिया का मीडिया बात करेगा, ना अमेरिका की जो एजेंसीज हैं वो बात करेंगी, सारे के सारे खामोश रहेंगे। मैं आपको बताऊं कि जॉन पॉल साहब एक हैं, वो यूएस का जो स्टेट्स डिपार्टमेंट है, आप कह सकते हैं जो होम डिपार्टमेंट है, उसमें डायरेक्टर लेवल की पोस्ट पर थे। उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि जलालत है ऐसी पोस्ट पे रहना जहां बैठकर हम दिन रात देख रहे हैं कि इजराइल फलस्तीनियों के साथ क्या कर रहा है और हम खामोश हैं। उन्होंने बताया कि इजराइल के सैनिकों ने 13 साल की एक फलस्तीनी बच्ची के साथ बुरा व्यवहार किया। ये सारी बातें पब्लिक में है, लेकिन अमेरिका के ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा है। अब देखना यह है कि दुनिया के जो दूसरे मुल्क हैं वो इजराइल की इन हरकतों पर कुछ बोलते हैं या खामोश रहते हैं। खास तौर पर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का प्रपोजल पास हो जाने के बाद, कल रात की घटना आपको मैंने बताई, आगे इजराइल किस तरह का व्यवहार करता है यह देखना पड़ेगा। अगर इस सीज फायर प्रपोजल के बाद भी इजराइल अपनी हरकतें जारी रखता है और उसके बाद भी पूरी दुनिया खामोश रहती है, तो यकीन जानिए कि एक ऐसे दहाने पर दुनिया बैठी हुई है ज्वालामुखी के, जो कभी भी फट सकता है। इजराइल के जो अपने अखबार हैं, जिनका थोड़ा दिमाग खुला हुआ है, जिन्होंने उस लेवल तक सरकार का गोदी मीडिया बनना स्वीकार नहीं कर लिया, ऐसे हारिज, उसने साफ साफ छापा है कि नेतन्याहू जो है इजराइल के लिए एजेंट ऑफ डिस्ट्रक्शन है, यानी इजराइल के लिए तबाही लेकर आने वाला है। और अगर अपनी पोस्ट बचाए रखने के लिए, अपनी कुर्सी बचाए रखने के लिए नेतन्याहू लगातार यही हरकतें करता रहता है, अगर अपनी आर्मी से सीज फायर के लिए नहीं कहता है, तो यकीन जानिए गजा का तो जो हो रहा है वो हो ही रहा है। वहां तो जिस तरह का मुकाबला चल रहा है वो मुकाबला चलेगा ही, लेकिन फाइनली होना यह है कि दुनिया तीसरे वर्ल्ड वार की तरफ धीरे धीरे बढ़ेगी। जिस तरह से पूरी दुनिया दो हिस्सों में बटी है, मैं बहुत बार बहुत डिटेल में बता चुका हूं, उसको दोहराने की जरूरत नहीं है। आज नहीं तो कल इजराइल का अपना वजूद खतरे में आएगा, और उसके बाद जो नई दुनिया बनेगी, जो दूसरी दुनिया बनेगी, उसमें न तो अमेरिका के पास इतना पावर होगा, न तो यूरोप के पास इतना पावर होगा। पूरा का पूरा जो पावर का सेंटर है वो अमेरिका और यूरोप से खिसक के चला आएगा रूस, चाइना और ईरान के पास, और उसके बाद शायद इनके जुल्मों का हिसाब ठीक से हो सके। आज के लिए इतना ही। जैसे जैसे अपडेट्स आएंगी वैसे वैसे मैं अपडेट करता रहूंगा। मैं अपना काम लगातार करता रहूंगा, आप भी अपना काम लगातार करते रहिए। आप हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं, हमें सीधे मदद कर सकते हैं, जो पिन कमेंट है या फिर जो हमारा डिस्क्रिप्शन है उसमें सारे लिंक्स दिए हुए हैं। आप हमसे जुड़ेंगे, आप हमें ताकत देंगे, तभी तो हम कैमरे और सत्ता की आंख में आंख डालकर लगातार सच कह सकेंगे। बहुत शुक्रिया।